हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हमने बहुत दिनों से रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और आज हम इकोनॉमिक्स का फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 एंड 3 का जो सेपरेट रिवीजन था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम सेक्शन 2 एंड 3 का कंबाइंड रिवीजन करने वाले हैं और कंबाइंड रिवीजन सेक्शन सी एंड डी का करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे सेक्शन हैं कि जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो। हम सेक्शन सी का जो रिवीजन है वो एकदम डिटेल में करेंगे, लेकिन जब सेक्शन डी की बात आती है तो उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, तो वो जब पॉइंट्स का आप रिवीजन कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन याद हो जाता है। अगर आपको बाहर का पॉइंट याद है तो अंदर का कंटेंट आपको अपने आप याद आ जाता है। इसलिए आप जब भी रिवीजन करते हो तब आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं कि अंदर का कंटेंट आपको खुद आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर समझाया। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इन इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स हैं? तो गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इन इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल देखें तो क्लोथ्स आर डायरेक्टली यूज बाय ह्यूमन्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ मोड्स ऑफ ड्रेसिंग। फिर similarly food is directly used by humans to satisfy their hunger. Question number 2 is the meaning, what is explain the meaning of production. Production का meaning क्या है? The activity of conversion of raw material and resources into the final goods which satisfy the human wants is called production. It is also called a process which increase the utility of resources. Example, when वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू चेयर्स, मतलब कि रॉ मटेरियल जब है उससे फाइनल गुड्स में जब कन्वर्जन होता है गुड्स का तो उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। व्हेन वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू द चेयर्स यूटिलिटी ऑफ वुड इंक्रीजेस। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यह क्वेश्चन तो आपको बहुत बार 1 मार्क्स में भी हमने बोला है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर्स है ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? तो डिमांड फंक्शन स्पेसिफाइज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड डिटरमाइंस ऑफ द डिमांड। डिमांड फंक्शन जो है वो स्पेसिफाई क्या करना है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड डिटरमाइंस ऑफ द डिमांड। तो ये जो है वो डिमांड फंक्शन में इंक्लूड होता है। डिमांड फंक्शन जो है उसका जो फॉर्मूला था वो क्या है कि डी एक्स इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स, पी वाई, पी ई, टी, वाई, यू एंड वी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिमांड फंक्शन में इंक्लूड होती है। डी एक्स मीन्स डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, एफ मतलब नोटेशन ऑफ फंक्शन, एफ मतलब, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, पी ई मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, वाई मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, यू मतलब अदर फैक्टर्स। अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द डिमांड फंक्शन डी एक्स इक्वल्स टू पी एफ इन ब्रैकेट पी एक्स। तो ये जो था वो डिमांड फंक्शन था। डिमांड फंक्शन में ये सारा जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि डी एक्स स्टैंड्स फॉर एफ, पी एक्स, पी वाई, पी ई, टी, वाई, यू, ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज मेंट बाय गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर सच inferior goods when their price falls, their demand also reduced. Given goods are inferior as compared to other goods. Example, given goods क्या है? तो vegetable ghee is inferior to pure ghee. These goods are cheaper than high quality goods, hence they are purchased more. जो given goods हैं वो ज़्यादा purchase होते हैं। These goods are named after Rebent Giffens, hence called given goods. तो ये जो है वो गिफन गुड्स है। गिफन गुड्स जो है वो इन्फीरियर गुड्स भी उसको बोलते हैं,
कि उनकी जब प्राइस कम होती है तो डिमांड जो है वो भी उससे उससे कम मतलब कि कम हो जाती है, उससे उसकी डिमांड भी कम हो जाती है. तो दे आर कॉल्ड गिवन गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सटेंड टू विच डिमांड चेंजेस विद चेंज इन प्राइस. मतलब डिमांड चेंज होती है प्राइस चेंज होने पर. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स. मतलब इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. It is denoted by EP and expressed as pure number. It is not associated with any unit of measurement. Negative sign is assigned in formula because of the inverse relation between price and demand of a commodity. Next question है सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन डी जो है वो हम उसकी समरी ही कर रहे हैं. सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, explain income elasticity of demand. Income elasticity of demand is the extent to change in demand in the concept of income elasticity of demand. Income elasticity of demand is the extent of change in demand in the concept of income elasticity of demand. Income elasticity of demand EY. तो EY income elasticity का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो ये जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है. जब आपको एक्सप्लेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके टाइप्स लिखने हैं. तो टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम की, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड. तो पॉजिटिव में क्या है, यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड, इनकम इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी. थर्ड है इनकम इलास्टिक डिमांड लेस देन यूनिटी. एंड नेगेटिव में क्या है, ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड. तो ये जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है. उसका जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन डी में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको लिखना है, लेकिन हम सिर्फ अभी समरी कर रहे हैं, इसलिए ये जो पूरा आंसर है वो हम इसमें रिवीजन में नहीं लिख रहे हैं. आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे, तब आपको पूरा अंदर का कंटेंट भी लिखना पड़ेगा. हम ये रिवीजन कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ पॉइंट्स देख रहे हैं, पॉइंट्स याद रख रहे हैं. अंदर का कंटेंट जो है वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है और ये याद भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्सेप्शन इन लॉ ऑफ डिमांड. तो एक्सेप्शन क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड के? तो फर्स्ट है प्रेस्टिजियस गुड्स, सेकंड है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, थर्ड है गिवन गुड्स एंड फोर्थ है स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. तो देयर आर 4 एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ डिमांड. इनके प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं तब, नेक्स्ट है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स होते हैं तब भी डिमांड में असर पड़ता है, गिवन गुड्स होते हैं तभी भी डिमांड में असर पड़ता है. एंड फोर्थ है स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, कि कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं कि उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्पेशल होते हैं, उनको एक ही चीज़ जो है वो स्पेशली चाहिए होती है. तो इनके लिए क्या होती है कि डिमांड में जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें एक्सेप्शन आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो अजम्पशंस क्या क्या किए जाते हैं? तो फर्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन अनचेंज. सेकंड है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन अनचेंज्ड. थर्ड है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज्ड. 4 expectations about future prices. 5th number of consumers remain unchanged. And 6th market is a perfect competition. तो ये जो 6 assumptions है वो किए जाते हैं कब? जब लॉ ऑफ डिमांड होता है तब ये सारे assumptions किए जाते हैं. तो जब एक्सेप्शन पूछे तो 4 एक्सेप्शंस थे, प्रेस्टिजियस गुड्स, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, गिवन गुड्स, स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स.
एंड थर्ड जो क्वेश्चन था कि एजम्पशन ऑफ लो ऑफ डिमांड, तो इसमें ये जो था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर रिमेन अनचेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स remain unchanged, except expectations of about future prices. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल. मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो द एजेंट विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इसको हमको एक्सप्लेन करना है. जब ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में होता है तब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट फैक्टर है लैंड. तो लैंड क्या है? तो ये जो लैंड है वो है गिफ्ट फ्रॉम नेचर है, वो मैन मेड नहीं होता है. उसके एग्जांपल देखें तो क्लाइमेट ऑफ अर्थ, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी, मिनरल्स रिसोर्सेज. और इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं वो लैंड में इंक्लूड होती है. और लैंड में जो रेम्यूनरेशन मिलता है कि वो क्या होता है? रेंट. कि लैंड जब हम रेंट पे देते हैं तो उसका हमको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, तो लैंड का रेम्यूनरेशन क्या होता है? तो रेंट होता है. नेक्स्ट जो है वो है लेबर. लेबर क्या है? तो लेबर आर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स. तो लेबर का जो वर्क है वो फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क है बाय ह्यूमन इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स. लेबर मतलब कि हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कोई काम करता है, कोई ह्यूमन काम करते हैं. तो जब ह्यूमन काम करते हैं तो तब उसको लेबर में इंक्लूड किया जाता है. और उसका रेम्यूनरेशन क्या होता है? तो वो होता है वेजेस, क्योंकि हम हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको हम वेजेस पे करते हैं. नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल. तो कैपिटल क्या है? ऑल मैन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट प्रोडक्शन. उसका एग्जांपल देखें तो फैक्टर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. और इसका जो कैपिटल का जो रेम्यूनरेशन है वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है. तो इसका रेम्यूनरेशन है इंटरेस्ट. नेक्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या है? कि कोऑर्डिनेट्स. एंटरप्रेन्योर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. ही सेट्स द एंटरप्राइज एंड टेक्स द रिस्क ऑफ सेटिंग अप एन एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योर जो है वो एंटरप्राइज को सेटअप करता है और जो रिस्क होता है कि बिजनेस एक्टिविटी करनी है उसका जो रिस्क होता है वो कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर लेता है. इट्स रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट. और इसका जो रेम्यूनरेशन है वो प्रॉफिट किया बोला जाता है. तो लैंड का जो रेम्यूनरेशन है उसको रेंट कहते थे, लेबर का है उसको रेम्यूनरेशन, कैपिटल का जो रेम्यूनरेशन है लेबर का रेम्यूनरेशन जो है उसको वेजेस, कैपिटल का जो रेम्यूनरेशन है वो क्या है? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर का जो रेम्यूनरेशन है वो है प्रॉफिट. तो हमने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट किए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेड साइकिल एंड एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल क्या है? तो डायनेमिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू occurring in economic activities and growth processes of economics are called trade cycle. कहते dynamic changes occurring in economics activities and growth processes of economics are called trade cycles. ट्रेड साइकिल्स के जो फेजेस है वो 4 फेजेस है. देयर आर 4 फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. तो ये चारों जो है वो ट्रेड साइकिल के जो फेजेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. और ये जो है वो रियल बिजनेस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. जब हम ये ट्रेड साइकिल की बात करें तो ये जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी. बूम में क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तब बूम होता है. और जब रिसेशन क्या होता है कि वो बूम से स्लो डाउन हो जाती है
और मतलब मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या होता है कि वो स्लो डाउन कंटिन्यूसली होती है, रिसेशन से भी स्लो डाउन होती जाती है, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो रिकवरी। तो रिकवरी मतलब कि डिप्रेशन लास्ट होता है तब, और धीरे धीरे डिमांड स्टार्ट्स इमर्जिंग एंड गवर्नमेंट्स में ट्राई टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस कॉजेज फेजेस ऑफ रिकवरी and leads to a recovery of demand, investment and employment। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आपको होम असाइनमेंट में इस वीडियो के एंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने आगे जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप लिखो, क्योंकि आप बहुत सारा लिख रहे हो, मुझे पता है, इसलिए ये क्वेश्चंस आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। लिखते हो तो वेल एंड गुड, बेस्ट है, लिखो, आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है लिखने का तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये सब आपने एक बार आपकी नोटबुक में लिख लिया है, इसलिए आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आपको याद करने हैं जो हमने रिवीजन में किए हैं। थैंक यू।